साथियों नमस्कार। एंशियंट इंडिया का हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देखेंगे। सभी हड़प्पन साइट्स को, फिर अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर कैसा था, अर्थव्यवस्था, ट्रेड कैसे करते थे, सील्स और स्क्रिप्ट्स, आर्ट्स, रिलीजन, ब्यूरियल्स और हड़प्पा कैसे डिक्लाइन कर गया। यही हम ऋग वैदिक काल और जो लेटर वैदिक काल है उसको भी देखेंगे। कैसे उनका ओरिजिन हुआ, किस क्षेत्र में थे, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक चीजों पे बात करेंगे, धर्म, कौन कौन सी किताबें थी उन पे बात करेंगे, और कैसे लेटर वैदिक पीरियड में यही ज्योग्राफिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, रिलीजियस चेंज, और इन दोनों में एक डिफरेंस को देख लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जैनिज्म देखेंगे। सो यू आर वॉचिंग आई एस पी सी एस फैक्ट्री। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सीधे, चूंकि हम प्रीलिम्स के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली आएंगे उस पॉइंट पे जो हमारे काम का है। हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। रिवीजन के रूप में आप इसको डायरेक्टली लीजिएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। 1921 में इसको खोजा दयाराम सहनी ने। रावी नदी के तट पर यह बसा हुआ है। 6 ग्रेनरीज हैं जिनमें अनाज रखा जाता था, और यही कारण है कि इसको सिटी ऑफ ग्रेनरीज कहा जाता है। जो मजदूर को रहने के लिए क्वार्टर यहीं पे देखा जाता है, वर्कमेंस क्वार्टर। सिमेट्री H&R 37, ये कॉफिन ब्यूरियल है हड़प्पा में। बेसिकली यहाँ पे जो है, जो लाश हम कहते हैं उसको दफनाया जाता था। पत्थर की बनी हुई लिंगम और योनि, लिंगम यानी आप इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन योनि से जोड़कर देख सकते हैं। और रेड सैंडस्टोन मतलब लाल पत्थर का बना हुआ मेल टॉर्सो भी आपको देखने को हड़प्पा में मिलेगा। और वर्तमान में यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में है, मतलब कि आ सकता है, उसमें अभी आया नहीं है। नाउ दूसरा साइट, पहले हम लोग पाकिस्तान वाले साइड देख लेते हैं, उसके बाद इंडिया वाले साइड में आएंगे। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं देखना है भारत पाकिस्तान का। नाउ दूसरा साइट है अपना मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर बसा है। आर डी बैनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक तात्पर्य है, लिटरल अगर मीनिंग देखें तो इसका अर्थ है माउंड ऑफ अर्थ, यानी मृतकों का टीला। ग्रेट बाथ, एक यहाँ पे स्नानागार आपको दिखेगा जो रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगल के बिल्कुल शेप में है, आयताकार। और वाटर टैंक भी, मतलब इसको हम लोग अर्लीस्ट वाटर टैंक के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने हड़प्पा में 6 ग्रेनरी देखा, यहाँ हम देखते हैं ग्रेट ग्रेनरी। यहाँ का सबसे बड़ा बिल्डिंग है ये ग्रेट ग्रेनरी। एक पिलर्ड असेंबली हॉल भी है जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी। डांसिंग गर्ल, नाचती हुई एक लड़की का ब्रॉन्ज का आपको एक इमेज मिलेगा, जो लॉस्ट वैक्स या सीरे पर्डू टेक्निक भी उसको कहते हैं। वह लड़की न्यूड है और अपने बाएं हाथ में बहुत सारी चूड़ियां या बैंगल्स पहन रखी है। एक प्रीस्ट भी मिलेंगे यहाँ पे, पुजारी, जिनकी काफी दाढ़ियां हैं और ये स्टीटाइट के बने हुए हैं। पशुपति सील मिलेगा, कॉटन, वुवन कॉटन, और हड़प्पा में ही पहली बार कॉटन मिला था। मल्टी स्टोरी, कई मतलब एक तल्ला दो तल्ला जिसे हम कहते हैं, वो घर भी आपको दिखाई देंगे, और उन घरों में अपना प्राइवेट वेल्स होता है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह 1980 में आ गया, मतलब मोहनजोदाड़ो आ चुका है, हड़प्पा अभी आएगा। नाउ अच्छा, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा है ना, वो पहला शहर था और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, तो इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु नदी के नाम पे इसको पड़ गया। नाउ चनहूदड़ो, चनहूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो से आप देखेंगे तो दक्षिण में है, और एकमात्र सिटी है जो बिना फोर्टिफाइड सितादेल के है। सितादेल हम आगे देखेंगे भी। बेसिकली अपर पोर्शन होता था जहाँ पे मतलब मासेस नहीं रहते थे बल्कि कुछ रिच लोग रहते थे। यहाँ कुछ कॉस्मेटिक्स मिली जैसे लिपस्टिक। डॉग का फुटप्रिंट मिला है जो एक बिल्ली को खदेड़ रहा है, और यह फुटप्रिंट एक ईंट पे मिला है।
बीड मेकिंग में स्पेशलाइजेशन था, सेल कटिंग में स्पेशलाइजेशन, सील मेकिंग में, और दवात इंक पॉट। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा ये वाली चीज हड़प्पा के किस साइट में है। नाउ नेक्स्ट साइट सूत का गेंदोड़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ईरान के नजदीक दस्त नदी पे, और हड़प्पन साइट का सबसे पश्चिमी जो बाउंड्री है यही बनाता है। और ट्रेड पोस्ट आपको देखने को मिलेगा बेबीलोन या मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट कोट दीजी, पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के तट पे प्री हड़प्पन साइट है, यानी हड़प्पा अभी मैच्योर नहीं हुआ था तब का साइट है। यहाँ ईंट दिखेगी जो फायर बेक्ड है, मतलब आग पे जला हुआ, और व्हील टर्न्ड पॉटरी मिलेगी, मतलब आप व्हील से बनाया हुआ पॉटरी। नाउ अगला साइट है लोथल। आइए अब थोड़ा भारत में आते हैं। लोथल गुजरात के जो गल्फ ऑफ खंभात है उसके नज़दीक भोगवा नदी पर एसआर राव ने 1954 में खोजा। बहुत फेमस है ये अपनी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के लिए, जो वर्ल्ड का मतलब सबसे पहला डॉकयार्ड है, साबरमती से इसको लिंक करता है। मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था। डबल ब्यूरियल आपको लोथल में देखने को मिलेगा, मतलब कि पुरुष और महिला दोनों को एक ही जगह दफनाया गया है। बीड मेकिंग, गोल्ड स्मिथ वर्कशॉप यहाँ मिलेगा। सबसे पहले जो राइस हस्क है, जो चावल के जिससे निकलता है, आप देखते होंगे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका, फायर अल्टार्स, कंपास जो डायरेक्शन मापता है, सर्जरी, तो ये सारी चीजें जैसे ही आए आप लोथल के साथ चले जाइएगा। धौलावीरा में गुजरात में है, कच्छ में खादिर बेट आइलैंड पे जेपी जोशी और आर एस बिस्ट ने इसकी खोज की। 3 टियर डिवीजन, अब तक हमने क्या देखा, सितादिल है तो अपर पोर्शन हो जाता है, तो दो ही साइड हमने देखा। यहाँ पे हम तीन चीज देखते हैं, सितादिल, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन। अनलाइक अदर सिटीज में आपको सितादिल मिलेगा और एक लोअर वाला पोर्शन मिल जाता है। 16 रिजर्वायर्स धौलावीरा में मिलेंगे, चेक डैम्स मिलेंगे, 10 लार्ज साइज का साइन मिलेगा वुडन हड़प्पन स्क्रिप्ट पे, जो लार्जेस्ट मतलब सिंधु घाटी का इंस्क्रिप्शन है। एक स्टेडियम भी मिलेगा धौलावीरा में, और एकमात्र मेजर साइट है जो स्टोन कंस्ट्रक्शन करता था, मतलब केवल ब्रिक का यूज नहीं करता था ये, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और पहला हड़प्पन साइट है भारत से जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया 2021 में। हमने क्या देखा कि मोहनजोदाड़ो तो 1980 में आ गया, लेकिन वो भारत में है नहीं, वो पाकिस्तान में है, तो ये भारत का पहला है। नाउ अगला है कालीबंगन, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। कालीबंगन का मतलब है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां, घग्घर नदी पे है। ए घोष और बीबी लाल ने खोजा। ये सवाल बार बार पूछा गया कि प्लॉड फील्ड मतलब जुता हुआ खेत का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला, तो कालीबंगन में। आपको पता है ये प्री हड़प्पन था। दो साइमल्टेनियस क्रॉप्स इन वन फील्ड, मतलब दो, आप देखते होंगे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हम लोग करते हैं, तो वो एक ही फील्ड में दो तरह के क्रॉप्स बोए गए यहाँ दिखे। फायर अल्टार्स सीटाडेल में दिखा, यहाँ पे फायर वर्शिप जिससे कि हम देखते हैं कि आग की पूजा होती थी। 7 फायर अल्टार्स इन अ रो, मड ब्रिक जो हाउसेस हैं, जो ऊंट है कैमल उसकी हड्डी मिली है, मतलब राजस्थान में तब से सोचिए ऊंट है। नाउ अर्थक्वेक का साइन मिलता है, सर्जरी यहाँ से भी। नाउ राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में घग्घर हाकरा नदी पे, और इस समय अगर देखेंगे ना तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है ये, यानी कि मोहनजोदाड़ो को भी इसने पार कर दिया है। यहाँ ग्रीनरी है जिसमें 7 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स हैं। डीएनए स्टडी बताता है कि इंडिपेंडेंट जेनेटिक इंसेस्ट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। नेक्स्ट है साइट बनवाली, हरियाणा के फतेहाबाद में सरस्वती या रंगोई नदी के तट पर टेराकोटा प्लॉ, बार्ली यानी जौ, या ग्रीड सिस्ट ये मिलते हैं। ग्रीड सिस्टम यहाँ पे नहीं है, जैसे पूरी हड़प्पन साइट आगे हम देखेंगे कि अपने ग्रीड पैटर्न के लिए जानी जाती है। रेडियल स्ट्रीट आपको दिखेगा, लैपिस लाजुली मिलेगा यहाँ। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा, यह गुजरात के कच्छ में है। एकमात्र साइट है जहां से घोड़े की हड्डी मिली है ना। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या घोड़ा था या नहीं था। पॉट ब्यूरियल्स यहाँ मिले हैं, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स का फोर्टिफिकेशन है विथ इंटीग्रेटेड सिटाडल एंड लोअर टाउन, यानी सिंगल फोर्टिफाइड रेक्टेंगल है। अगला साइट है आलमगीरपुर, ये यूपी के मेरठ में हिंदर नदी पे है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी साइट है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है। नेक्स्ट मांडा, जम्मू में चेनाब नदी पे है,
और हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे उत्तर वाला ये जगह है या साइट है। नेक्स्ट है दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, प्रवरा नदी, और यह सबसे दक्षिण साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ से ब्रॉन्ज चैरियट मिला है विथ ड्राइवर एंड ऑक्सन। नेक्स्ट है रंगपुर, गुजरात में माही नदी के तट पर, और यहाँ से राइस हस्क मिले हैं, और ये लेट हड़प्पन फेज है को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा, तो कोंडा से आपको याद आना चाहिए आंध्र प्रदेश, बुद्धिस्ट साइट है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, आगे हम हिस्ट्री में देखेंगे भी। ना अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर देखें तो लेआउट कैसा था, तो जो स्ट्रीट्स थी ना वो रेक्टिलिनियर ग्रिड पैटर्न में थी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट काट रही हैं, यानी चेस बोर्ड का आपने पैटर्न देखा होगा। नाउ जो वॉल्स थे वो डिफेंसिव वॉल्स बनाए गए थे, जो काफी मैसिव थे, बहुत बड़े थे, और उनका फोर्टिफिकेशन हो गया था, मतलब पूरा किलाबंदी था, ब्रिक के बने हुए थे, जैसे धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो में। प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते थे हड़प्पा में, मतलब कोई भी उनका जो खिड़की था ना वो मेन स्ट्रीट में नहीं खुलता था, बल्कि मेन कोर्टयार्ड में खुलता था। मतलब जैसे ऐसा खिड़की नहीं रखेंगे कि सामने से कोई आ रहा है तो दिखे, नहीं, हमारे आंगन में खुलेगा। नाउ किल्न बर्न्ट ब्रिक्स था, जिसका साइज 4 इंटू, उसका डायमेंशन है 4x2x1 है। अनलाइक जो मेसोपोटामिया का सन ड्राइड ब्रिक्स था, मतलब हमारा किल्न बर्न्ट था और मेसोपोटामिया में सन ड्राइड था। नाउ ड्रेनेज और सैनिटेशन का तो बहुत ख्याल रखा था हड़प्पा में। हर घर में ना मतलब कनेक्टेड था, जो स्ट्रीट में जो ड्रेन होती है, आप देखते होंगे आज भी हमारे यहाँ बहुत जगह ये व्यवस्था नहीं है कि हर घर को स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट किया गया हो, और हड़प्पा टाइम में था, तभी तो कहा जाता है कि बहुत ही एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। और मोर्टार, लाइम और जिप्सम का ये सब ड्रेन बना होता था, और इवन स्ट्रीट ड्रेन आज भी हम देखते हैं कि बहुत जगह खुला है, लेकिन वहां पे स्टोन का स्लैब या ब्रिक्स से उसको ढका गया होता था। ये सैनिटेशन को दर्शाता है। और हर कुछ दूर पे एक सेस्पिट मिलता था, तो वहां पे क्या होता था, चीजों को छान लिया जाता था मान लीजिए, और बाकी पानी आगे चला जाता था। नाउ पब्लिक स्ट्रक्चर अब देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा पैलेस नहीं दिखता है हड़प्पा में, कि कोई बहुत महल दिखे या कोई बहुत बड़ा टेम्पल दिखे, या पुजारी वाला उस तरीके का जो है कल्चर नहीं दिखता है लार्ज लेवल पे। कोई ग्रैंड रिलीजियस या रॉयल स्ट्रक्चर्स नहीं दिखता है, जबकि ये सब चीजें मेसोपोटामिया में दिखती थी। कोई मिलिटारिस्टिक कल्चर भी नहीं दिखता हो कि एकदम कोई मिलिट्री रखा हुआ है, इस तरीके की चीजें हमें अभी तक नहीं मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। हाँ, कुछ पब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ग्रेट बाथ, हमने देखा ऊपर कि मोहनजोदाड़ो में है, काफी मैसिव है, रेक्टेंगुलर है, और ये क्या है, एक टैंक है। क्यों, किस पर्पस के लिए यूज होता था, रिचुअल बाथिंग करते थे इसमें, और इसमें स्टेप्स बने हुए हैं, इसके उत्तरी ओर और इसके दक्षिणी ओर, मतलब सीढ़ियां काइंड ऑफ बनी हुई हैं। बिटुमेन यानी नेचुरल टार का कोटिंग है ब्रिक्स पे, इसलिए किया गया है ताकि पानी जो है वो लीक नहीं कर जाए। नाउ अगला है ग्रेनरीज, ये आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो में खासकर दिखाई देंगे। किस लिए बनते थे, ताकि अगर मान लीजिए अनाज एक साल हमने जो प्रोड्यूस किया खा गए, जो बचा उसको हम वहां पे स्टोर करके रख दे, ताकि कोई अकाल पड़े तो हम उसको यूज करें। और ग्रेनरीज रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाए तो पानी सड़ जाए। और एयर डक्ट्स की भी व्यवस्था रखी गई, क्योंकि एयर डक्ट्स नहीं रखेंगे तो अनाज सड़ जाएगा, तो वेंटिलेशन हो सकेगा उससे। और इस ग्रेनरीज ये दर्शाता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रक्चर था सेंट्रलाइज्ड, जो फूड स्टोरेज का काम कर रहा था हमारी एफसीआई की तरह, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। नाउ डॉकयार्ड आप देखेंगे तो मतलब उस समय पोर्ट आप ऐसे समझिए, तो लोथल में आपको दिखेगा, यहाँ से कार्गो लोड करते थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीजें जाती थी। टाइडल लॉक दिखता है वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए। सिटी डिवीजन अगला हम देख लेते हैं। तो सिटी डिवीजन दो तरह से था, एक सितादेल था और एक लोअर टाउन था। सितादेल नॉर्मली आप हर सिटी के देखेंगे ना तो पश्चिम भाग में होता था, और ऊंचा हाई प्लेटफॉर्म था उसका, थोड़ा ऊंचा लोकेशन होता था, लेकिन छोटे एरिया में होता था। क्यों, क्योंकि रूलिंग क्लास यहाँ पे रहता था, तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या कम ही होगी तो छोटा एरिया होगा, और यहाँ पब्लिक स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं। लोअर टाउन में वही देखे तो पूर्वी भाग में रहता था, और ये उतना हाई रेंज प्लेटफॉर्म पे नहीं रहता था, लोअर रहता था। इसकी एरिया ज्यादा थी क्योंकि मासेस ज्यादा है। कॉमन सिटीजन्स यहाँ रहते थे, या जो लोग काम करते थे वो लोग यहाँ रहते थे। नाउ अर्थव्यवस्था हम देखें तो कृषि में व्हीट और बार्ली, गेहूं और जौ को ये लोग मेनली खाते थे हड़प्पा में।
और वर्ल्ड का पहला कॉटन का कल्टीवेशन, जो कपास की खेती है, वो हड़प्पा से हमें मिलती है। 2 क्रॉप्स हमने बताया कालीबंगन से मिले, और भी कुछ जो है क्रॉप्स आपको मिलेंगे यहाँ, जैसे राइस, मस्टर्ड, सीसेम, डेट्स, पीज, मेलॉन, फील्ड पी। अगला हमारा है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो हाँ, ये लोग करते थे, जैसे कि कैटल खासकर आपको दिखेगा जिसमें हम्प्ड बुल, सिप दिखेगा, गोट, पिग्स। एलिफेंट और राइनो का प्रयोग आइवरी ट्रेड में करते थे। ब्यूरियल्स में डॉग्स को भी दफनाया जाता था। टाइगर्स और एलिफेंट्स का आप देखेंगे तो सील पे दिखाई देते थे, लेकिन सील पे लायन एब्सेंट है, शेर नहीं दिखता है। नाउ, हॉर्स को लेके यूपीएससी 2017 में भी सवाल पूछा और ये बड़ा विवाद रहता है। देखिए, हॉर्स था कि नहीं था, ये बहुत डिस्प्यूटेड है हड़प्पा टाइम में। ये बात जरूर सही है कि हड़प्पन टाइम में घोड़े का हड्डी मिला था। कहाँ पे? सुरकोतड़ा में। 2017 के यूपीएससी सवाल में बहुत इस पे विवाद हुआ था। नाउ, लेकिन सभी जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं इस बात से सहमत नहीं होते हैं। तो अगर आए सवाल तो आप ये मानना होगा कि नो डेफिनेट एविडेंस इन मैच्योर फेज। मैच्योर फेज में कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि था ही था। नाउ, माप तौल की क्या व्यवस्था थी? तो आइडेंटिकल स्टैंडर्ड था सभी साइट में। अब सभी साइट में आइडेंटिकल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी है या कोई ट्रेड का फेडरेशन है जो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। क्यूबिकल मतलब आकार का, क्यूबिकल शेप में चर्ट स्टोन का यूज करते थे। लोअर डिनोमिनेशन के लिए बाइनरी सिस्टम का यूज करते थे, और हायर डिनोमिनेशन के लिए डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे, मल्टीपल्स ऑफ 160 में। रेशियो ऑफ 16 एक ट्रेडिशनल यूनिट था। जैसे आप छोटे होंगे तो 1 रुपए में 16 आना जरूर सुने होंगे। 4 आना, 8 आना, 16 आना का 1 रुपया होता था। अब तो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ना, बार्टर सिस्टम था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा काल में आज जो हम कॉइन्स देखते हैं ये थे ही नहीं। हाँ, सील्स थे ऑन क्ले टैग्स, तो उससे ट्रेड आइडेंटिफिकेशन या बिलिंग का काम ये सब सील्स करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है इसमें। मतलब आपको भी वही चीज चाहिए जो मेरे पास है, और मुझे वो चीज चाहिए जो आपके पास है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पैसा क्या किया? इसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को खत्म किया, हमने इकोनॉमी में देखा था। नाउ, मेटल्स कौन कौन सा यूज करते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। और प्योरली इसे ध्यान देंगे, ये जरूर वर्ड याद रखेंगे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। आयरन हड़प्पा काल में नहीं था, ये ध्यान रखेंगे, आयरन हड़प्पा काल में नहीं था। नाउ, इंटरनल ट्रेड कैसा था? खेतड़ी माइंस जो राजस्थान में है वहां से तथा बलूचिस्तान से कॉपर आता था। कोलार माइंस जो कर्नाटका में है तथा अफगानिस्तान से गोल्ड मिला है। अफगानिस्तान के सौरतुघई से लैपिस लाजुली तथा नागेश्वर एंड बालाकोट से सेल्स मिले हैं। नाउ, एक्सटर्नल ट्रेड देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान के बदख्शां से लैपिस लाजुली। इसी तरह मेसोपोटामियन टेक्स्ट बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड करता था ओमान से, जिसे हम तब मागन कहते थे, बहरीन से यानी बहरीन को डिलमुन कहते थे, और इंडस से जिसको हम मेलुहा कहते थे। लोथल एक मेजर पोर्ट सिटी था। नाउ, सील्स और स्क्रिप्ट्स देख लेते हैं। तो पहले सील्स देखते हैं। सील्स स्टीटाइट यानी सॉफ्ट स्टोन का बना होता था, लेकिन इसके अलावा भी कॉपर, गोल्ड, आइवरी और टेराकोटा का बना होता था। अधिकतर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का था। मोस्टली यूनिकॉर्न मोटिफ इसमें यूज होते थे। जैसे उदाहरण में पशुपति सील आपको दिखेगा लॉर्ड ऑफ एनिमल्स मोहनजोदाड़ो में, जो एक शिव जी का ही आप एक तरीके से प्रोटो शिवा के रूप में देख सकते हैं। 3 फेस्ड फिगर है जो योगिक मुद्रा में, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं और घिरे हुए हैं एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और 2 हिरन से उनके पैरों में। इसका क्या काम था? कि ट्रेड को आइडेंटिफाई कर दे, पर्सनल आइडेंटिटी को बताए, या रिचुअल्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के रूप में यूज होता था। अगला है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक था, यानी पिक्चर्स के माध्यम से था, और बुस्ट्रोफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग था। ये क्या है? मतलब पहले हम शुरू करेंगे दक्षिण से लिखना, और फिर जब खत्म हो जाएगा लेफ्ट पे तो लेफ्ट से लिखना शुरू कर देंगे। राइट टू लेफ्ट फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट सेकेंड लाइन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बुस्ट्रोफेडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग। और हड़प्पा में कौन सा लिपि था, स्क्रिप्ट था, अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, नहीं पता लगा पाए हैं। 400 से 600 साइन मिलते हैं। फीस साइन बहुत ही फ्रीक्वेंट है, और धौलावीरा साइन बोर्ड मिलता है।
बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं मिलता है हमें, जबकि बाइलिंगुअल टेक्स्ट इजिप्ट में मिलता था। ब्रीफ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और लैंग्वेज फैमिली क्या है ये बहुत ही अननोन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्ट्स। आर्ट्स में हम देखेंगे प्रिस्ट किंग। हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो में स्टीटाइट का बना हुआ, इनकी आंखें आधी मतलब क्लोज्ड हैं, ये दिखाती हैं कि मेडिटेशन मुद्रा में थे। प्रिस्ट किंग का जो टाइटल है ये मॉडर्न है। एक्चुअल रोल हमें पता नहीं लग पाया है कि किस चीज में इसका एक्चुअल रोल था, और अभी पाकिस्तान के कराची के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। डांसिंग गर्ल हमने देखा ऊपर अभी, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। लॉस्ट वैक्स या सीरे पर्डू टेक्निक मेथड का यूज किया गया। यह डांसिंग गर्ल न्यूड है, स्टैंडिंग है, और अपनी बाएं हाथ में कई सारी चूड़ियां पहन रखी हैं। दाहिना हाथ इनके कमर पे है, हिप पे है। 10.5 सेंटीमीटर का हाइट है, और नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया है। ब्रॉन्ज चैरियट, यह दाइमाबाद में आपको मिलेगा जो महाराष्ट्र में है, और लार्जेस्ट नोन हड़प्पन ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट है। पॉटरी अगर हम देखें तो व्हील से बना होता था, और नॉर्मली रेड लाल कलर का आपको पॉटरी दिखेगा, जिसमें ब्लैक कलर की डिजाइन बनी होती थी, और डिजाइन ज्योमेट्री कोई बना है या फ्लावर का कोई मोटिव्स इसमें दिखेगा। नाउ रिलीजन एंड ब्यूरियल्स देखें तो मदर गॉडेस सबसे ज्यादा इनकी पूजा होती थी। मदर गॉडेस की टेराकोटा की बनी है। फर्टिलिटी तथा एबंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा, एबंडेंस का मतलब होता है कि अवेलेबल है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं, और मातृ देवी के रूप में इनको हम देखते हैं। प्रकृति की पूजा करते थे हड़प्पा में, जैसे जो ट्रीज में पीपल को पूजा करते थे। एनिमल्स में जो यूनिकॉर्न है, या बुल्स जिसका हम्प निकला हुआ है, या स्टोन में लिंग और योनि की पूजा होती थी। नाउ ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स जो सबसे ज्यादा दिखेगा ना वो कंप्लीट ब्यूरियल दिखेगा, ये बहुत ही कॉमन था। और कंप्लीट ब्यूरियल कैसे आज भी देखते हैं आपकी, उत्तर में सर रखा जाता है और दक्षिण में जो है पैर रखा जाता है बहुत सारे जगहों में, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ब्यूरियल को रखा जाता था, जिसमें हेड जो है वो हमेशा जब भी दफनाते हैं तो नॉर्थ में रखते हैं। फ्रैक्शनल ब्यूरियल भी मिलता था, जिसमें फ्यू बोन्स को ब्यूरी कर दिया जाता था। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल भी था, जिसमें एसेस एंड चार्ड बोन्स को कलेक्ट किया जाता था अर्न्स में, और उसके बाद ब्यूरी किया जाता था। पॉटरी ब्यूरियल्स के साथ आपको कुछ पॉटरी देखने को मिलेगा, कुछ गहने भी दिखेंगे, ऑर्नामेंट्स। और बहुत ज्यादा मतलब ब्यूरियल्स में वेल्थ नहीं दिखेंगे हड़प्पन साइट में, जबकि वही इजिप्ट का अगर हम देखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा वेल्थ दफनाया जाता था। तो इससे क्या झलकता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लो था, मतलब कि जो एक तरीके से देखें कि बड़े लोग या छोटे लोग सामाजिक स्तर पे हम बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रैटिफिकेशन कहीं ना कहीं लो थी इजिप्ट के मुकाबले। R37 सिमेट्री हड़प्पा में, डबल ब्यूरियल्स लोथल में, एक डॉग को ह्यूमंस के साथ दफनाया गया रोपड़ में। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों तरह के पिट्स आपको कालीबंगन में मिलेंगे। पॉट ब्यूरियल्स इन ए स्टोन जो माउंट से कवर्ड है, यह सुरकोतड़ा में। तो इस तरह के ब्यूरियल्स अलग अलग साइट्स पे मिले हैं। ना हड़प्पा कैसे डिक्लाइन कर गया, एक बार में नहीं हुआ, धीरे धीरे हड़प्पा खत्म हो गया। उसके बाद पूर्व में और दक्षिण में यह फैलता गया। जो हड़प्पन एलिमेंट्स हैं ये लेट हड़प्पन कल्चर तक सरवाइव करते हैं। कारण क्या रहा कि हड़प्पा खत्म हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस आए और उन्होंने जो है इसको बर्बाद कर दिया। इस बात को कहा व्हीलर एंड पिगॉट ने। हालांकि कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है जिससे ये बात साबित हो कि आर्यंस ने इसको खत्म किया। सबसे ज्यादा जो बात एक्सेप्ट की जाती है कि क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, तो वो था क्लाइमेट चेंज को मोस्ट एक्सेप्टेड आज थ्योरी है, जिसको थापर, वर्थ्स और ओल्डहम ने बताया है। बताया गया कि जो घग्गर हकरा यानी सरस्वती नदी है यह सूख गई, डेजर्ट पूरा पूरा फैल गया, और इवन लैंड सेट से जब हम इमेज लेते हैं तो वो भी ड्राइड रिवर बेड को दिखाता है। एक और कारण बताया जाता है कि बार बार बाढ़ आने लगा। SR राव, लैम्ब्रिक और मार्शल ने ऐसा कहा। अगला कारण है कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट हुआ। डेल्स और राइकिस ने ऐसा कहा कि जो अपस्ट्रीम वाटर है उसका ब्लॉकेज हुआ अर्थ मूवमेंट के कारण, और इससे जो है मोहनजोदाड़ो में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई। इंडस जो नदी है वो शिफ्ट कर गई, लैम्ब्रिक ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा महामारी आ गई, एपिडेमिक्स आ गया,
कैनेडी का ऐसा कहना है कि मोहनजोदाड़ो में जैसे मलेरिया आ गया और इससे ये खत्म हो गया। और लास्ट कारण लोग बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिके था। जॉन मार्शल का ऐसा कहना है कि सिटी प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी है वो गिरने लगा, तो इससे जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। नाउ अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। देखिए, इसमें अगर पहले हम अर्ली ऋग्वैदिक को देखेंगे और बाद में लेटर वैदिक को देखेंगे। अगर ओवरऑल देखेंगे तो करीब 1500 से 500 से 600 बीसी तक आप मान सकते हैं। जैसे बीसी कैसे होता है, घटता है। जैसे हमने अभी देखा कि 2500 से करीब 1750 या डिपेंडिंग 1500 हड़प्पन सिविलाइजेशन को लोग मानते हैं। तो अब ऋग्वैदिक पीरियड देखें तो अर्ली या ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 1000 बीसी है, और लेटर वैदिक लार्जली हम क्लासिफाई करते हैं 1000 से 600 बीसी तक। यह जो टर्म है यह डिराइव हुआ है वेदाज से। इस मतलब प्राइमरी लिटरेरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स, अरण्यक, उपनिषद। और सेकेंडरी सोर्स क्या है? वेदांग। 6 ऑक्जुलरीज हैं, एपिक्स जैसे महाभारत, रामायणा, उसके बाद पुराना और आर्कियोलॉजी, ये सेकेंडरी सोर्स हैं। ऋग्वेदा में देखें तो ये सबसे पुराना है वेद। 10 मंडल हैं इसमें, 1028 जो है सूत्र हाइम्स है। फैमिली बुक्स 2 से लेकर 7 तक ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। बुक पहला और बुक 10वां सबसे मतलब कहेंगे कि यूं कि लेटेस्ट है, यानी सबसे नया है। लैंग्वेज वैदिक संस्कृत का यूज किया गया है। विश्वामित्र ने बुक 3 को कंपोज किया था। आर्कियोलॉजिकल कल्चर देखेंगे तो ओसीपी, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, जब हम हड़प्पा से अर्ली वैदिक में आते हैं और ये अपर दोआब में दिखेगा। दूसरा है पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रेवेयर, ये लेटर वैदिक को डिफाइन करता है। यहाँ आयरन टूल्स का भी प्रयोग होने लगा। हमने क्या देखा था हड़प्पा में? आयरन टूल्स नहीं था। और पेंटेड ग्रेवेयर हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इन रीजन्स में दिखेंगे। नाउ ओरिजिन पे काफी डिबेट है कि आर्यंस कहाँ से आए। सबसे जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है कि सेंट्रल एशिया स्टेपी थ्योरी, जो मैक्स मूलर ने दिया कि ये स्टेपीज से आए, और इसको लिंग्विस्ट और जेनेटिक्स जैसे यमनया का डीएनए लिंक ये सपोर्ट भी करता है। दूसरा है आर्कटिक ओरिजिन है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ऋग्वेद में बहुत लंबे दिन और बहुत लंबे रात की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा फीचर तो आर्कटिक में होगा। आप ज्योग्राफी में पढ़े भी हैं, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिया से ही ओरिजिन है, आउट ऑफ इंडिया ही मतलब निकले, यानी इंडिजिनस ओरिजिन है, और उसके बाद ये बाहर चले गए। श्रीकांत तालागिरी का ऐसा कहना है, हालांकि इस पे डिबेट है। अगला कहना है कि नहीं, यूरोप से ही आए थे, 19th सेंचुरी में ऐसा माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं माना जाता। लिंग्विस्ट एविडेंस कहता है कि इंडो यूरोपियन फैमिली है। संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन। मितानी इंस्क्रिप्शन 1400 बीसी सीरिया में वैदिक गॉड के बारे में चर्चा मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। बीएमएसी इसका फुल फॉर्म है बैक्टीरिया मार्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। इसको स्टेजिंग ग्राउंड पे देखा जाता है आर्यन एंट्री का। नाउ भूगोल की बात कर लेते हैं तो सप्त सिंधु वाला एरिया है, यही कोर रीजन रहा है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है, किस नदी को पहले क्या कहते थे? इंडस को सिंधु, झेलम को वितस्ता, चिनाव को अस्किनी, रावी को परुष्णी, ब्यास को विपासा, सतलज को सतुद्री, सरस्वती को घघरा, घग्घर, हाकरा। सरस्वती नदी के बारे में जानिए। बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा होली रिवर या सैक्रेड रिवर था। इसको नदी तमा कहते थे, यानी कि नदियों में सबसे अच्छी बेस्ट रिवर। और ड्राइड जो घग्घर हाकरा नदी है ना, उसी को माना जाता है कि वही सरस्वती नदी थी। ईस्टर्न अगर लिमिट देखें तो यमुना और गंगा को मतलब रेयरली ही मेंशन किया गया है। आर्यंस जो है ना, वो अभी गैंगेटिक प्लेन्स में नहीं आए थे, लेटर वैदिक पीरियड में हालांकि आपको दिखेगा। नाउ इनका राजनीतिक व्यवस्था कैसे था? तो फैमिली को कुल कहते थे, विलेज को ग्राम, क्लैन को वेश, ट्राइब को जन, और टेरिटरी को राष्ट्र। पॉलिटी इनका था ट्राइबल, टेरिटोरियल नहीं था। जनपद का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं था, हालांकि आगे जनपद का कॉन्सेप्ट आएगा। इनका कॉन्सेप्ट था लॉयल्टी टू जन, जन यानी ट्राइब, और फ्रीक्वेंट कैटल रेड्स होते थे जिसे हम गविस्थी कहते थे।
राजा ट्राइबल चीफ या वॉर लीडर होता था। यह नॉर्मली इलेक्टेड होता था या अक्लेम्ड होता था। यह ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब माना जाता था। गोपति का मतलब है लॉर्ड ऑफ काउच। अच्छा, चार तरह की असेंबलीज भी आपको दिखेंगी। सभा यानी जो एल्डर्स लोग हैं उनका ये काउंसिल था। इसमें जुडिशियल मैटर्स को डिस्कस करते थे। ये एक डिलिबरेटिव बॉडी थी और सबसे बड़ी बात, इसमें महिलाएं भाग लेती थी। दूसरा था समिति, काफी पॉपुलर असेंबली था। इसमें सभी लोग भाग लेते थे और कहा जाता है कि किंग का सिलेक्शन यही समिति करती थी। तीसरा है विदाथा, यह सबसे पुराना था। इकोनॉमिक मैटर, मिलिट्री मैटर, रिलीजियस मैटर्स को देखता था और इसमें भी महिलाएं शामिल थी। हालांकि बाद में यह डिसअपियर हो गया। गण, यह ट्राइबल का असेंबली था। नाउ ऑफिशियल्स देख लेते हैं। पुरोहित कौन होता था? जो रॉयल प्रिस्ट होते थे, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र। सेनानी, जो आर्मी चीफ होता था। ग्रामीणी, जो गांव का मुखिया होता था। स्पासा, जो स्पाइज मतलब गुप्तचर होता था। नाउ बैटल ऑफ 10 किंग्स या दासराजन हमेशा पूछा जाता है। इसमें जो सूदस यानी भरत या त्रित्सु ट्राइब के थे, इनका युद्ध हुआ एक 10 ट्राइब के कॉन्फेडरेशन से रावी नदी, जिसे हम तब परुष्णी कहते थे, उसके तट पर। बैटल क्यों हुआ? क्योंकि सूदस ने विश्वामित्र को, जो काफी लिबरल आउटलुक रखते थे, उनको हटाकर वशिष्ठ को, जो काफी ऑर्थोडॉक्स आउटलुक रखते थे, उनको लाया। सूदस इसमें जीत जाता है। अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट में विश्वामित्र के 10 ट्राइब का जो कॉन्फेडरेसी था। इस 10 ट्राइब में 5 आर्यन थे और 5 नॉन आर्यन ट्राइब थे। यहां थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा आर्यन का। नाउ अब उनकी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था पेस्टोरल थी। कैटल ही उनकी सबसे बड़ी, जो मवेशी हैं वही सबसे बड़ी उनकी थाती थे, जिसे कहते थे गोधन। नाम से क्लियर है, गोधन, गाय धन। अगर लड़ाई होती भी थी ना, वॉर होता भी था, तो गाय के लिए होता था और तभी उस लड़ाई को गविष्ठी कहते थे। कृषि क्या, जब पेस्टोरल है तो जाहिर सी बात है कृषि पे उतना ध्यान देते नहीं होंगे, घुमक्कड़ होंगे, तो कृषि इनके लिए सेकेंडरी था। बार्ली, जिसे हम कहते थे यौ, मतलब जौ, वो लोग जौ मतलब उनका मेन क्रॉप था। सोचिए, मतलब जौ का, पता नहीं आप लोगों ने मतलब सत्तू खाया है कि नहीं। जौ का सत्तू बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही रफेज होता है उसमें, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। मैं बचपन में बहुत खाता था, अब भी मैं ट्राई करता हूँ, बट उस तरीके का मिलता नहीं है। नाउ प्लोइंग, उस समय मतलब जो उसको हम कहते थे सीरा, खेत जोतने को सीरा। और ऋग्वेद में कैनाल्स या वेल्स, इनकी चर्चा की गई है। इनको हम कहते थे कुल्या एंड कुपा। बाली, ये सवाल पूछा जाता है। बाली क्या था कि जो हमारा राजा होगा, हम अपने मन से उसको ले जाकर के जो दे दें। मतलब ये कंपलसरी टैक्स नहीं था कि आपको देना ही देना होगा। ट्रेड के देख लेते हैं। तो ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे, उनको पानिस कहते थे हम, और उनको बहुत निगेटिवली मतलब डिपिक्ट किया गया है। गोल्ड ऑर्नामेंट को निसक कहते हैं और एक यूनिट ऑफ वैल्यू का काम करता था। कारपेंटर को तक्षण कहते थे और कारपेंटर जो बढ़ई होते हैं तो इनका काम काफी रिस्पेक्टेड माना जाता था। वीविंग, जो बुनाई का काम है, महिलाएं करती थी। टैनिंग, मेटल वर्क, ये भी क्राफ्ट्स होते थे उस समय। मेटल्स में देखें तो कॉपर या ब्रॉन्ज को अयास, आयरन को कृष्णा या श्यामा अयास कहते हैं। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में दिखाई देते हैं। आयरन, जिसे हम कहते हैं कृष्णा या श्यामा अयास। नाउ सोसाइटी कैसी थी? वर्ण था, वर्ण सिस्टम आपने सुना होगा। तो ये काफी लेकिन फ्लूइड था, कोई एकदम रिजिड डिवीजन नहीं था। और वर्ण सिस्टम ऐसा नहीं कि आप जिस समाज में पैदा हो गए उसमें रहेंगे, जिस जाति में। ये ऑक्यूपेशन के आधार पे था कि आप काम क्या करते हैं, आप उस वर्ण में आ जाएंगे। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की चर्चा की गई है, याद रखेंगे। पुरुष सूक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये आपके कर्मों के आधार पे होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। डिवीजन देखेंगे तो आर्य या यानी नोबल या फ्री वर्सेस दासा या दस्यु, जिसे नॉन वैदिक पीपल को हम कहते थे दासा या दस्यु। इनको अनासा भी कहा गया है, जो दासा या दस्यु है, यानी कि नोजलेस।
फैमिली देखेंगे तो पैट्रियार्कल थी, यानी पितृसत्तात्मक थी। जो हेड होता था फैमिली का वो एक मेल होता था। पैट्रीलिनियल थी, मतलब कि पैट्रीलिनियल यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगा तो वो जो मतलब मेल पे ही चलता था। और फैमिली जॉइंट फैमिली का कॉम्पोजिशन था। फादर को मतलब यानी पितृ एक हेड होता था, वहीं से पितृ सत्तात्मक निकला। नाउ वुमेन, वुमेन का स्टेटस काफी हाई था। हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें बदल जाएंगी। तो वुमेन का स्टेटस काफी हाई था। ये सभा में हमने ऊपर देखा कि अटेंड करती थी, विधाथा में बैठती थी, हाइम्स को कंपोज कर सकती थी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, विश्वरा। चाइल्ड मैरिज था ही नहीं। विडो, जो अगर विधवा महिला है तो वो अपना दोबारा शादी कर सकती थी, जिसको नियोग, उसको परमिशन था। सती जैसा कोई चीज नहीं था। सती तो खैर बहुत बाद में आकर के एरन इंस्क्रिप्शन में आपको गुप्ता काल में दिखेगा। उपनयन जो है वो लड़कियों का भी होता था। गोत्रा, इंग्लिश में कहते हैं काउपेन। तो गोत्रा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन आजकल जो गोत्रा का कॉन्सेप्ट है वो कैसे नाम आया? तो एज फैमिलीज हु केप्ट देयर कैटल इन द सेम प्लेस बट इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रिक्ट एक्सोगेमी इन लेटर वैदिक। मतलब उस समय जो गोत्रा का कॉन्सेप्ट था कि वो सभी जो फैमिलीज जिनका गाय एक जगह पे रखते थे तो वो सेम गोत्र के कहलाते थे। लेकिन बाद में चल करके लेटर वैदिक पीरियड में गोत्र का कॉन्सेप्ट कैसे हो गया कि जो एक्सोगेमी, आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो एक्सोगेमी आपको टर्म मिला होगा कि जब हम अपने गोत्र से बाहर जाकर के शादी करते हैं। जैसे एक टर्म सोशियोलॉजी में आपको मिलेगा विलेज एक्सोगेमी, यानी विलेज से जाकर के बाहर शादी, तो गोत्र एक्सोगेमी, तो उसी से आप समझ लीजिए। नाउ रिलीजन कैसा था धर्म? तो नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे। 33 गॉड थे। त्राया स्त्रिमसा कहते हैं, जैसे स्काई, अर्थ, सेलेस्टियल, एटमॉस्फेरिक, इनकी पूजा करते थे। मेजर अगर इनके डीटीज देखें, देवता देखें, तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अर्ली वैदिक पीरियड में। 250 हाइम्स इनके नाम है। और जो वॉर है, लड़ाई है, या वर्षा है, रेन है, इसके देवता कहे जाते हैं इंद्र। और इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, यानी जो फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, किला को डिस्ट्रॉय कर दे। नेक्स्ट है वरुण, ये गार्जियन है रीता। रीता मतलब कॉस्मिक ऑर्डर उसके। और एथिकल मतलब डीटी इनको माना जाता है। अग्नि यानी जो आग के देवता है, फायर गॉड, ये इंटरमीडियरी का काम करते थे। और 200 हाइम्स इनके भी नाम पे है। सोम, सोम क्या है? तो एक सैक्रेड प्लांट है। सोम रस पीते भी हैं लोग। और मंडल 9 जो ऋग्वेद का है उसमें पूरा पूरा सोम को ही डेडिकेटेड है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसके एड्रेस करता है? सावित्री को। सावित्री कौन है? एक सोलर डीटी है। और इसको किसने कंपोज किया गायत्री मंत्र को? विश्वामित्र ने। अगला है रीत। रीत का मतलब होता है कि कॉस्मिक ऑर्डर या फिर ट्रुथ। ये धर्मा से पहले है, उसको प्रिकर्सर है। धर्मा के आने के पहले रीत ही चलता था। नाउ सैक्रिफाइस, या जिसे आप यज्ञ कहते हैं, ये सेंट्रल रिचुअल था। ओपन अल्टार्स, पृष्ठ होते थे जिनको हम कहते थे होटा, ये रिसाइड करते थे। और होटा प्राइमरी पृष्ठ थे ऋग्वेदा के टाइम पे। अध्वर्यु ये यजुर्वेद में परफॉर्मर थे। और उद्गातर ये सामवेद में सिंगर। नाउ होनोथिज्म या कैथिनोथिज्म, एक टर्म मिलेगा मैक्स मूलर का। इसका मतलब है कि वर्शिप वन गॉड एट ए टाइम एज सुप्रीम, एक बार में एक गॉड को सुप्रीम मानते हुए पूजा करना है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसका मतलब है ट्रूथ इज वन, सेजेस कॉल इट बाय मेनी नेम्स। मतलब सत्य तो एक ही है ना, जो ऋषि हैं वो उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। नाउ लेटर वैदिक का अब हम कुछ टेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने अर्ली वैदिक देख लिया, अब हम लेटर वैदिक का टेक्स्ट देख लेते हैं। साम वेद आया, ये वेदा ऑफ मेलोडी कहा जाता है। 1800, ये वाली मेलोडी नहीं, तो जो अभी आप चर्चा में सुन रहे हैं, 1810 वर्सेस हैं। और 1549 जिसमें से ऋग्वेद से हैं। और जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसका बेसिस यही सामवेद से ही फॉर्म होता है। और उद्गात्र जो पृष्ठ थे अभी हमने देखा भी, तो वो इसको यूज करते थे। अगला है यजुर्वेद। सैक्रिफाइशियल, प्रोज सैक्रिफाइशियल फॉर्मूलाज यजु कहते हैं, तो वो यही है यजुर्वेद में।
कृष्ण यजुर्वेद यानी तैत्तिरीय संहिता, वायवी का मतलब है यजुर्वेद, जिसमें प्रोज और वर्स थे। प्रोज मतलब पैराग्राफ और वर्स पोएट्री होता है। और शुक्ल यजुर्वेद यानी वाजासेनी संहिता। तो शुक्र यजुर्वेद में केवल वर्स मिलेगा। ध्यान दीजिए, कृष्ण यजुर्वेद में प्रोज और वर्स दोनों है, मतलब पैरा और पोएट्री दोनों है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में केवल वर्स है, यानी पोएट्री फॉर्म में है। शतपथ ब्राह्मण अटैच्ड है, जिसमें अश्वमेधा या वाजपेया की बात कही गई है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में आपको स्मेल्स, चार्म्स, मैजिक, जो आप देखते हैं कि भूत भगाना, इस तरह की चीजें, मैजिक दिखाना, ये सब मिलेगा। उसमें मेडिसिन, डोमेस्टिक रिचुअल्स की बात कही गई है, और इस पे नॉन आर्यन इन्फ्लुएंस है। और इंट्रोड्यूस करता है ये ब्रह्मा पृष्ठ को, यानी सुपरवाइजर को। नाउ ब्राह्मण्स, प्रोज रिचुअल टेक्स्ट हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय, पंचविमासा। सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करता है, जिसे राजा सूया, वाजपेया, अश्वमेघा, जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो घोड़ा जहां भी चला गया, जिस टेरिटरी से होकर गुजर गया एक साल में, तो राजा क्लेम करता था कि मतलब वो हमारा हो गया, नहीं तो उससे युद्ध करके जीत लेता था। नाउ शतपथ ब्राह्मण, ये शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मणों में, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है ये शतपथ ब्राह्मण। इसमें अश्वमेधा, राजसूया, वाजपेया की चर्चा है। विदेह माधव का स्टोरी है, और ऑथर है इसके याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद से अटैच्ड है, राजा सूया को एक्सप्लेन करता है, हरिश्चंद्र का स्टोरी है। नेक्स्ट बृहद अरण्यक उपनिषद, ये सबसे पुराना और सबसे लंबा उपनिषद है। यज्ञवल्क्य और मैत्रेय का डायलॉग, यज्ञवल्क्य और गार्गी का डिबेट इसमें मिलेगा, और आत्मा और ब्रह्मा आइडेंटिटी पे चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद सेकंड लॉन्गेस्ट उपनिषद है। तत्त्वम असी पहली बार यहीं पे मिलता है। उद्दलाक अरुणी इसमें टीच करते हैं श्वेत केतु को। नाउ पाणिनि का अष्टाध्यायी 500 से 400 बीसी, इसमें 4000 सूत्राज है। पहला साइंटिफिक ग्रामर की चर्चा करता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। संस्कृत को कोडिफाई करता है, और पाणिनि को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। नाउ यस्क का निरुक्त 500 बीसी, इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी है ये, ओल्डेस्ट वर्क है इटिमोलॉजी पे, और एक्सप्लेन करता है जो भी वैदिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, जैसे होटा है, अध्वार्यु है, तो ये सब को एक्सप्लेन करता है। अरण्यक, अरण्य आपने वर्ड सुना होगा संस्कृत में, फॉरेस्ट को कहते हैं अरण्य, तो अरण्यक मतलब फॉरेस्ट टेक्स्ट। फिलोसॉफिकल रिचुअल इंटरप्रिटेशंस हैं। यह एक ब्रिज का काम करता है ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में, समझिए एक सेतु का काम करता है ये उपनिषद। उपनिषद में फिलॉसफी पे चर्चा है। 108 टोटल उपनिषद हैं, 13 प्रिंसिपल हैं इसमें, जैसे बृहद अरण्यक, छांदोग्य, केन, कथा, कथा, इस कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ब्राह्मण, आत्मा, कर्म, मोक्ष, samsara। और उपनिषद को हम वेदांता भी कहते हैं। नाउ वेदांग 6 ऑक्सिलरीज हैं इसमें, जैसे शिक्षा यानी फोनेटिक्स, कल्प यानी रिचुअल, जैसे कि श्रौता सूत्र, श्रौता सूत्र में वैदिक सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स की चर्चा है। गृह्य सूत्र, गृह मतलब घर से यहाँ तात्पर्य है। व्याकरण ग्रामर, जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्यायी। निरुक्त यानी इटिमोलॉजी, यश का। छंदा, छंद यानी मेटर, पिंगला का। ज्योतिष, ये एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी पे फोकस है। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड में ज्योग्राफी उनकी शिफ्ट होती है, यानी पूर्व की तरफ अब ये लोग बढ़ते हैं। आर्यावर्त, गैंगेटिक प्लेन्स तक ये पहुंच गए। कुरु पांचाल यानी अपर दोआब हरियाणा वाले क्षेत्र में इनका कल्चरल हार्टलैंड था। विदेह जो मिथिला बिहार में है, इसका पूर्वी फ्रंटियर बनाता है, मतलब वहां तक पहुंच गया। किंग जनक जो विदेह के थे, इन्होंने वैदिक लर्निंग को पैट्रोनाइज किया, और उपनिषद पे काफी चर्चाओं, डिबेट को रखा। नेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण, यह डिस्क्राइब करता है आर्यन के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को वाया फायर, यानी अग्नि, वैश्य, वनरा। विदेह और माधव का स्टोरी है इसमें, कि फायर कैसे मूव करता है सरस्वती से सदानीरा तक। सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं, इसी नदी आज भी कहते हैं सदानीरा, और इस नदी को मतलब सदानीरा के साथ नारायणी नदी भी कहते हैं। नाउ कुरु पांचाल, यह मोस्ट प्रेस्टिजियस लेटर वैदिक किंगडम, वैदिक लर्निंग का एक सीट था, और ब्राह्मणिक टेक्स्ट को प्रोड्यूस किया। राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ? जो जन वाला सिस्टम था ना, कि लॉयल्टी टू जन, ट्राइब,
अब वो जनपद या टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। आगे हम देखेंगे भी कि कैसे 16 महाजनपद इसी समय इमर्ज होते हैं। मोनार्किकल सिस्टम यानी राजा वाला जो सिस्टम है वो और मजबूत हुआ। जैसे हम पहले देख रहे थे कि इलेक्टेड भी था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, हेरिडिटरी वंशज व्यवस्था शुरू हो गई और लेजिटिमेसी मिली इनको रिचुअल से, जैसे राजसूया, वाजपेया, अश्वमेध। राजसूया क्या है कि रॉयल कॉन्सिक्रेशन होता है कि राजगद्दी उसको दी जाती है और करीब 2 साल तक यह चलता था और उसको रिचुअल लेजिटिमेसी मिल जाती थी। नाउ वाजपेया मतलब ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, इसमें चैरियट का रेस होता था प्लस सोम का रस पीते थे और किंग को रिजुविनेशन मिलती थी और यह राजसूया से पहले भी कराया जा सकता था। नाउ अश्वमेधा, इसमें हॉर्स सैक्रिफाइस है, हॉर्स को छोड़ दिया जाता था कि 1 साल तक जाओ जहां घूमना है और वो घोड़ा घूमते रहता था जहां जहां उसको जाना है और 100 अश्वमेधा इज इक्वल टू इंद्राज स्टेटस मिल जाता था। नाउ असेंबली डिक्लाइन की, विदाथा मतलब कंप्लीटली खत्म हो गया, डिसअपियर ही हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। सभा में अब बहुत ही, या तो उसमें पूरी तरीके से ब्राह्मण्स आ गए या अरिस्टोक्रेटिक लोग आ गए। जो समिति था उसका भी रोल काफी डिक्लाइन कर गया और महिलाओं को हटा दिया गया। नाउ न्यू ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स जो बने, सूता, सूता यानी चैरियोटर बार्ड। चैरियोटर बार्ड का मतलब क्या होता है कि ये चैरियट ड्राइवर का काम करते हैं। जब लड़ाई होता है तो उस समय चैरियट को खींचते हैं और मान लीजिए जब लड़ाई नहीं हो रही है तो उस समय एक कवि का काम करते हैं, तो उनको सूता कहते थे। ट्रेजरार को संग्रहित्री कहते हैं, ट्रेजरार संग्रह मतलब कुछ जोड़ना, इस तरह से याद रखेंगे। टैक्स कलेक्टर को भागदूहा, कारपेंटर को तक्षान, अकाउंटेंट को अक्सवापा, मैसेंजर को पालागाला। ठीक है, बाली या बली आप इसको जो समझे। तो अब इसको कंपलसरी कर दिया गया। अर्ली वैदिक में हमने क्या देखा था, कंपलसरी टैक्स नहीं था जो अपने मन से आप देते थे, यहां पे कंपलसरी हो गया। भाग मतलब किंग का शेयर, आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो तो उसमें राजा का जो हक होगा उसको भाग कहते थे और यहीं से रेगुलर टैक्सेशन की एक प्रिकर्सर आप इसे मान सकते हैं, यानी एक तरीके से शुरुआत होता है। नाउ अर्थव्यवस्था देखिए तो एग्रीकल्चर डोमिनेंट हो गया यहाँ पे, ये अब पेस्टोरलिज्म वाला सिस्टम खत्म हो गया। राइस, व्हीट और बार्ली काफी इंपॉर्टेंट थे और प्रोडक्शन भी इनके पास सरप्लस होने लगा जो मार्केट में अब जाने लगा। आयरन प्लोसेयर का यूज करते थे, मतलब लंगला या सिरा उसको कहते थे। आयरन प्लोसेयर यूज करने से ना अब काफी डीप तक ये मतलब खेतों को जोत सकते थे। राइस और व्हीट का भी कल्टीवेशन होने लगा। ये आयरन एज कहलाया। आयरन यानी अयास, श्यामा या कृष्णा अयास 1000 बीसी से शुरू हुआ। पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स थे, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। गैंगेटिक में एग्रीकल्चर शुरू हुआ। क्राफ्ट्स देखे तो पॉटरी यानी पेंटेड ग्रे वेयर, वीविंग, कारपेंटरी, मेटल वर्क हो रहा था। स्पेशलाइज्ड गिल्ड्स या श्रेणीज भी थे। व्यवहारिका भी थे। व्यवहारिका मतलब जुडिशियल या लॉ ऑफिसर को कहते थे। ट्रेड बार्टर सिस्टम भी चलता था और प्रोटो करेंसी यानी करेंसी का शुरुआती फॉर्म भी दिखा जिसको निसक कहते हैं। इंटरनल और निसक, देखिए आप देखेंगे ना तो निसक जो है वो करेंसी भी दिखेगा और निसक जो है ऑर्नामेंट्स को भी कहते थे, तो निसक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सचेंज भी हो रहा था, जैसे सी ट्रेड जिसका समुद्र का रेफरेंस भी मिलता है। मर्चेंट्स को हम कहते थे वानिक या वानिज और ट्रेडर्स को पानिस और वेल्दी जो मर्चेंट होता था उसको श्रेष्ठी। पैस्टोरलिज्म अगर हम देखें तो कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल दिखता है, बट एग्रीकल्चर से ये सेकेंडरी हो गया, मतलब एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया। निसक एंड सतनाम, देखिए यहाँ गोल्ड यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज है और प्रिकर्सर टू क्वाइनेज भी है। जैसे आगे हम देखेंगे कि पंच मार्क जो क्वाइंस है वो बाद में चल करके आएगा 600 बीसी में। नाउ टैक्सेस में बाली अभी हमने देखा कि कंपलसरी हो गया और भागदूहा जो है कलेक्टेड दी प्रोड्यूस शेयर राजा के लिए। नाउ समाज में क्या परिवर्तन हुआ, वर्ण जाति वाला सिस्टम देखिए काफी रिजिड हो गया। जैसे हमने देखा पहले ऑक्यूपेशन बेसिस पे था, अब ये रिजिड हो गया, हेरिडिटरी हो गया। ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन सब कास्ट में बदल गया और ये वर्थ बर्थ के आधार पे आपका वर्ण डिसाइड होने लगा। 4 आश्रमों की चर्चा है, स्टूडेंट है तो ब्रह्मचर्य, हाउस होल्डर गृहस्थ, फॉरेस्ट में चले जाते थे वानप्रस्थ और जब घर सब कुछ त्याग दिया तो सन्यास यानी रिनंसिएशन। पहला इसका जबाला उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। ऋग वैदिक पीरियड में क्लियरली डिफाइंड ये नहीं था। ना गोत्रा काफी रिजिड हो गया क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्सोगेमी मतलब अपने जो गोत्र है उसमें आप शादी नहीं करेंगे।
8 तरीके का मैरिज की चर्चा की गई है। इनका नाम है ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। जो दो है ना लास्ट वाला, राक्षस एंड पैशाच, तो इनको मतलब कंडेम किया जाता था। राक्षस मैरिज में क्या होता था कि आपको एबडक्शन या फोर्सिबल कैप्चर के थ्रू आपने किसी को हरा दिया और उसकी घर की जो औरत है, महिला है, तो उससे आपने शादी कर ली। और पैशाच का मतलब क्या होता था कि आप डिसीट से, धोखे से या चुरा करके आप करते हैं। मतलब इसको लोएस्ट फॉर्म या मोस्ट सिंफुल माना जाता था राक्षस या पैशाच को, यहां आपको दिया गया है। नाउ विमेन का स्टेटस देखें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई, क्योंकि उपनयन या वैदिक स्टडी अब वो नहीं पढ़ सकती थी। उपनयन सेरेमनी उनका नहीं होता था, जो थ्रेड सेरेमनी होता था। अब मेल पे टोटली जो है डिपेंडेंट हो गई। मनुस्मृति में जो नॉर्म्स जिस तरीके के आपको महिलाओं को दिखते हैं, वो नॉर्म्स यहाँ दिखेंगे। सद्योवाधुज टर्म मिल सकता है, तो ये उन महिलाओं को कहते थे जो अपना एजुकेशन तब तक परस्यू करती थी जब तक उनका शादी नहीं हो जाता था। क्या कहते थे? सद्योवाध्युज। एक और था जिसमें हम कहते थे ब्रह्मवादिनी। तो ब्रह्मवादिनी उन महिलाओं को कहते थे जो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, पूरी जिंदगी एजुकेशन में रहती थी या एसेटिज्म को अपना लेती थी। नाउ शूद्राज का एक्सपेंशन होता है, ये नॉन आर्यंस या कॉन्क्वायर्ड पीपल्स हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लिया गया इसमें। इनको वेदा पढ़ना अलाउड नहीं था। उपनयन यानी जो सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी आप देखते हैं, बहुत लोग जनेऊ पहनते हैं, उसी को बेसिकली उपनयन कहते हैं, तो ये नहीं होता था। वैदिक स्टडीज नहीं कर सकते थे। और अपर जो वर्णा थे, ये उनके लिए उनको सर्व करते थे। नाउ गोत्रा सिस्टम, 8 ओरिजिनल गोत्रा था, जो आप देखेंगे तो 7 ऋषि प्लस एक 8 ऋषि से, जैसे 7 ऋषि कौन से हैं, उनसे ये लिंक था 8 गोत्रा। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ, जम जमदाग्नि, और 8वें थे अगस्त्य। नाउ मैरिज भी 8 तरीके का था, हमने अभी देख लिया कि राक्षस और पैशाच मैरिज को कंडेम किया जाता था। नाउ रिलीजन में क्या बदलाव देखा गया? क्रिएटर हो गए प्रजापति, एक तरीके से आप ब्रह्मा जी को मान सकते हैं, ये सुप्रीम डीटी हो गए। और इंद्र और वरुण जो है वो साइड हो गए। विष्णु यानी जो इस पृथ्वी को चलाते हैं, प्रिजर्वर हैं। और रुद्र जो नाशक माने जाते हैं, शंकर भगवान को देख सकते हैं। तो ये प्रोमिनेंस में, मतलब ये राइज इन प्रोमिनेंस इनका हुआ। वैष्णविज्म और सैविज्म का यहाँ पे एक सीड देखने को मिलेगा। और रुद्र जो कहते हैं, तो इन्हीं को शिवा कहा गया बाद में। रिचुअल सुप्रीमेसी हुआ, ब्राह्मण्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा यज्ञ होने लगे, प्रिस्ट का काफी डोमिनेंस हुआ। इकोनॉमिक और सोशल पावर भी दिखा ब्राह्मण्स का। उपनिषदिक रिवोल्ट होता है। उपनिषदिक रिवोल्ट, उपनिषद हमने बताया था, फिलॉसफी पे उसका चर्चा था। तो इसने रिएक्ट, जो भी हम रिचुअल्स करते थे, पूजा पाठ यज्ञ, तो इसको जो है इसने क्रिटिसाइज किया। फिलॉसफी ऑफ ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा के रूप में उसे देखा गया। महावाक्याज, महावाक्य अगर देखें ना, बहुत बड़ी वाक्य इसको, तो ये था तत् त्वम असि। तत् त्वम असि का मतलब है कि इंडिविजुअल सेल्फ या आत्मा इज आइडेंटिकल विथ अल्टीमेट रियलिटी या ब्रह्मा। आत्मा को ही ब्रह्मा के रूप में, हमारे शरीर में जो हम कहते हैं ना कि आत्मा है, तो वही ब्रह्मा है, इसको देखा गया। और ये बात छांदोग्य उपनिषद में कही गई। अहम ब्रह्मास्मि, यानी जो हमारा सोल है वो इनफाइनाइट से सेपरेट नहीं है। सोल और इनफाइनाइट जो है, ब्रह्म और सोल एक ही है, ये कहा गया बृहद अरण्यक उपनिषद में। नाउ ब्राह्मण और आत्मा का इक्वेशन, यानी इंडिविजुअल सोल ही यूनिवर्सल सोल है, ये माना गया। और मोक्ष नॉलेज के तहत मिलेगी, ज्ञान के तहत मिलेगी, रिचुअल्स के थ्रू नहीं मिलेगी। कर्म एंड संसारा पूरी तरह डेवलप हुए। साइकिल ऑफ रीबर्थ, मतलब आपका पुनर्जन्म होगा आपके कर्मों के आधार पे, और आपको मोक्ष मिलेगा, जो लिबरेशन होगा वो मोक्षा से मिलेगा। नाउ श्रुति, श्रुति वैसे टेक्स्ट होते हैं डिवाइनली रिवील्ड या हर्ड, जैसे कि वेदा, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। और स्मृति यानी जो रिमेम्बर्ड है, जैसे एपिक्स, पुराना, धर्मशास्त्र। नाउ वैसे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक जगह हम समराइज कर लेते हैं अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक को। अर्ली वैदिक का काल था 1500 से 1000 बीसी। लेटर ऋग्वैदिक 1000 से 600 बीसी। अर्ली वैदिक में ट्राइबल और जन पे फोकस था। लेटर वैदिक में टेरिटोरियल और जनपद पे फोकस था। अर्ली वैदिक में जो चीफ था वो इलेक्टेड था राजा। यहाँ जो लेटर वैदिक में राजा हेरिडिटरी हो गया। अर्ली वैदिक में असेंबलीज बहुत स्ट्रांग थी, जैसे कि सभा,
समिति, विदा था। बाद में आप देखिए लेटर वैदिक में असेंबली वीक हो गई और महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया। अर्ली वैदिक में पैस्टोरल सिस्टम था। लेटर में एग्रीकल्चर डोमिनेंट हो गया, जिसमें आयरन प्लो और राइस व्हीट पे आ गया। अर्ली वैदिक में कैटल वेल्थ पे बहुत ज़्यादा चर्चा था और बार्ली ही मेन क्रॉप था। बार्टर सिस्टम था और बाली वॉलेंट्री थी। लेटर वैदिक में प्रोटो करेंसी निसक आया और बाली को कंपलसरी कर दिया गया। अर्ली वैदिक सोसाइटी में फ्लेक्सिबल वर्णा सिस्टम था, महिलाओं को काफ़ी रिस्पेक्ट था असेंबलीज में, और गोत्रा इनफॉर्मल था। लेटर वैदिक में रिजिड कास्ट सिस्टम हुआ, वर्ण जाति और वुमेन को बाहर कर दिया गया और स्ट्रिक्ट गोत्रा एक्जोगोमी को फॉलो किया गया। अर्ली वैदिक में इंद्र और वरुण सुप्रीम थे। लेटर वैदिक में प्रजापति, विष्णु, रुद्र का राइज हुआ। अर्ली वैदिक में सिंपल ऑफरिंग्स होती थी। लेटर वैदिक में बहुत ही इलाबोरेट यज्ञ होने लगे। अर्ली वैदिक में हीनोथिज्म पे फोकस था, जबकि लेटर वैदिक में उपनिषद की जो फिलॉसफी है उस पे फोकस था। अर्ली वैदिक में सप्त सिंधु यानी पंजाब हरियाणा का क्षेत्र था, अगर ज्योग्राफी देखें तो। लेटर वैदिक में आर्यव्रत एक्सपैंडेड टू गैंगेटिक प्लेन्स और मिथिला का जो विदेह राज्य है तो वहां तक वो पहुंच गया। तो धन्यवाद। इसके बाद हम लोग जैनिज्म देखेंगे।